आईएएस प्रोजेक्ट हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल पेलियोलिथिक एज के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पेलियोलिथिक एज के बारे में समझा और हमने ये भी देखा कि पेलियोलिथिक एज को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। और जो पहला हिस्सा था लोअर पेलियोलिथिक एज, इसके बारे में भी हमने देखा। अब इस वीडियो में मिडिल पेलियोलिथिक एज के बारे में देखेंगे। पेलियोलिथिक एज को हम 3 हिस्सों में कर सकते हैं। पहला हिस्सा है लोअर पेलियोलिथिक एज, जो था 2 मिलियन साल पहले से लेके करीब 50,000 साल पहले तक। दूसरा हिस्सा है मिडिल पेलियोलिथिक एज, और मिडिल पेलियोलिथिक एज था 50,000 साल पहले से लेके 40,000 साल पहले तक। अगर ये देखेंगे हम तो मिडिल पेलियोलिथिक एज करीब 10,000 साल का समय का है। और आखिरी हिस्सा है अपर पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक को इन 3 भागों में इस बेसिस पे विभाजन किया हमने। उसमें पहला है टाइप ऑफ स्टोन टूल्स यूज्ड, यानी किस तरह का स्टोन टूल यूज हो रहे थे। हमने ये देखा कि पेलियोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स यूज हो रहे थे वो प्रिपेयर्ड स्टोन कोर और पेबल्स से बन रहे थे। और अगर मिडिल पेलियोलिथिक एज की बात किया जाए तो यहां पे फ्लेक टूल्स यूज हो रहे थे। पेलियोलिथिक एज का इन तीनों भागों में विभाजन का दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी जो क्लाइमेट था लोअर पेलियोलिथिक एज से मिडिल पेलियोलिथिक एज में कैसे चेंज हुआ और मिडिल पेलियोलिथिक एज से अपर पेलियोलिथिक एज में कैसे चेंज हुआ। इसके आधार पे भी हमने इन तीनों डिविजन्स को किया है। जैसे मेसोलिथिक एज जो था पेलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बीच का ट्रांजिशन को दिखाता था, ऐसे ही मिडिल पेलियोलिथिक एज जो है लोअर पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज के बीच में जो ट्रांजिशन है उसको दिखाता है। यानी हम जब मिडिल पेलियोलिथिक एज पढ़ेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसमें जो फीचर्स है, कुछ फीचर्स रहेंगे लोअर पेलियोलिथिक एज का और कुछ फीचर्स रहेंगे अपर पेलियोलिथिक एज का। तो अब देखते हैं मिडिल पेलियोलिथिक एज के बारे में। मिडिल पेलियोलिथिक एज का टाइमलाइन था 50,000 साल पहले से लेके 40,000 साल पहले तक, यानी करीब 10,000 साल का ये टाइम पीरियड है। जो पेलियोलिथिक एज था यानी ओल्ड स्टोन एज था, उसका टाइमलाइन था 2 मिलियन साल पहले से लेके करीब 12,000 साल पहले तक का। यानी अगर ये डिफरेंस देखेंगे तो ये होगा करीब 1.99 मिलियन ईयर्स। यानी पेलियोलिथिक एज जो पूरा है वो करीब 2 मिलियन साल का टाइम है। इसका मतलब है कि जो मिडिल पेलियोलिथिक एज का जो 10,000 साल है, इसको अगर कंपेयर करेंगे पूरे पेलियोलिथिक एज के साथ तो मिडिल पेलियोलिथिक एज का जो समय था वो बहुत बहुत छोटा था। हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा कि जो लोअर पेलियोलिथिक एज का जो टाइमलाइन था वो था 2 मिलियन साल पहले से लेके 50,000 साल पहले तक, यानी इसका पूरा टाइम हो गया 1.95 मिलियन ईयर्स। तो लोअर पेलियोलिथिक एज जो था वो पेलियोलिथिक एज का सबसे बड़ा हिस्सा था। लेकिन मिडिल पेलियोलिथिक एज जो है उसका जो 10,000 साल का टाइम पीरियड है वो पेलियोलिथिक एज का सबसे छोटा हिस्सा है। और मिडिल पेलियोलिथिक एज जो है लोअर पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज के बीच में ट्रांजिशनल फेज माना जाता है। यानी मिडिल पेलियोलिथिक एज इन दोनों पेलियोलिथिक एजेस के बीच का बदलाव को दिखाता है। अब बात करते हैं कि मिडिल पेलियोलिथिक एज में लोगों ने किस तरह का स्टोन टूल यूज किया था। मिडिल पेलियोलिथिक के लोगों ने फ्लेक टूल्स यूज किया था। फ्लेक टूल्स क्या होते हैं मैं आपको समझाऊंगा। हमने लोअर पेलियोलिथिक वाले वीडियो में यह देखा था कि लोअर पेलियोलिथिक लोगों ने 2 पेबल्स लिया और हमने इस पेबल को बोला था ऑब्जेक्टिव और जो दूसरा पेबल था इसको बोला था हैमर स्टोन। तो लोअर पेलियोलिथिक लोगों ने यह किया कि हैमर स्टोन से ऑब्जेक्टिव को स्ट्राइक किया, यानी मारा। तो क्या हुआ, तो छोटे छोटे यहां से टुकड़े निकलने शुरू हो गए थे। इस प्रोसेस को बोला हमने लिथिक रिडक्शन, या अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो इस प्रोसेस को बोलेंगे नैपिंग। नैपिंग से क्या हुआ
जो ऑब्जेक्टिव वाला बड़ा पेबल था, इसमें से छोटे छोटे टुकड़े निकलने लग गए। तो ये जो टुकड़ा निकलने के बाद जो बना, ये पेबल कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट कुछ ऐसे है। पहला पार्ट को हमने बोला स्टोन कोर और दूसरा पार्ट होता है फ्लेक। इस फ्लेक को यूज किया था मिडिल पेलियोलिथिक लोगों ने अपने टूल्स बनाने के लिए। और अगर फ्लेक को हम ध्यान से देखें तो ये देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वो शार्प होते हैं। इसके साथ ये वाला एज और ये वाला एज भी बहुत शार्प होता है। तो इसीलिए फ्लेक्स जो होते हैं वो टूल्स बनाने के लिए बहुत सही काम आते हैं। एक बार फ्लेक का डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्लेक्स ऐसे स्मॉल और फ्लैट पीसेस होते हैं स्टोन का, जिनको बनाया जाता है प्रिपेयर्ड स्टोन कोर को दूसरे स्टोन से स्ट्राइक करने पे। और ऐसा जो फ्लेक मिलता है, इस फ्लेक के साथ आगे हम स्टोन टूल्स बनाते हैं। फ्लेक्स आर स्मॉल फ्लैट पीसेस ऑफ स्टोन created by striking a prepared stone core with another stone। ये prepared stone core होगा अपना objective stone और another stone होगा hammer stone। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे नैपिंग, KNAPPING। के जो है साइलेंट होता है। और नैपिंग के बाद हमें मिलता है फ्लेक। ये जो है फ्लेक है और इस फ्लेक को हम यूज करेंगे स्टोन टूल्स बनाने के लिए। और मिडिल पेलियोलिथिक लोगों ने इन फ्लेक्स के साथ कुछ इस तरह के स्टोन टूल्स बनाए हैं। वो है प्लेट्स, बरिन्स, पॉइंट्स, बोरर्स और स्क्रेपर्स। इनके बारे में हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो इसीलिए हम इन सब स्टोन टूल्स को मिडिल पेलियोलिथिक एज का कैरेक्टरिस्टिक टूल्स मानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टूल्स यानी जो सबसे पहले इसी पीरियड में बनाए गए थे या जो सबसे ज्यादा इसी पीरियड में यूज हुए थे। तो जो फ्लेक टूल्स थे यानी ब्लेड्स, बरिन्स, पॉइंट्स, बोरर्स और स्क्रेपर्स मिडिल पेलियोलिथिक एज के कैरेक्टरिस्टिक टूल्स थे। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि स्टोन कोर के मुकाबले में जो फ्लेक वाला टुकड़ा था वो बहुत छोटा था। अगर पत्थर छोटा होगा तो इसका वजन भी कम होगा। तो इसीलिए फ्लेक टूल्स जो थे वो छोटा थे और कम वजन के थे अगर स्टोन कोर टूल्स के साथ उनका कंपैरिजन करेंगे। स्टोन कोर टूल्स और पेबल्स यूज हुए थे लोअर पेलियोलिथिक एज में स्टोन टूल्स बनाने के लिए। तो हम इस स्टेटमेंट से यह बता सकते हैं कि लोअर पेलियोलिथिक एज में जो स्टोन कोर टूल्स यूज हुए थे उनके मुकाबले में जो मिडिल पेलियोलिथिक एज का जो फ्लेक टूल्स होते हैं वो छोटे और कम वजन के होते हैं। और अगर फ्लेक टूल्स को हम देखें तो इसका दोनों एजेस और दोनों सरफेसेस भी बहुत शार्प होते हैं। और इसके साथ साथ फ्लेक टूल्स रिपेयर करने के लिए और तैयार करने के लिए भी बहुत इजी होते हैं। अगर हम यहां पे पेबल को देखें, एक पेबल में सिर्फ एक फ्लेक टूल नहीं और फ्लेक टूल भी ऐसे बना सकते हैं। कुछ ऐसे फ्लेक टूल्स बहुत सारे बना सकते हैं। तो इसीलिए एक स्टोन कोर टूल के जगह पे हम फ्लेक टूल्स बहुत ज्यादा बना सकते हैं। तो मल्टीपल फ्लेक टूल्स कैन बी मेड फ्रॉम अ सिंगल प्रिपेयर्ड स्टोन कोर। ठीक है, फ्लेक टूल्स तो बहुत अच्छे हैं कोर स्टोन टूल्स के मुकाबले में, लेकिन मिडिल पेलियोलिथिक लोगों ने फ्लेक टूल्स का इन्वेंशन के बावजूद जो लोअर पेलियोलिथिक में हैंड एक्सेस यूज हो रहे थे उनको भी यूज किया था। लेकिन इन हैंड एक्सेस का जो यूज था वो अगर रिलेटिवली देखा जाए तो वो कम हो गया था। यानी जितने हैंड एक्सेस लोअर पेलियोलिथिक में यूज हो रहे थे उसके मुकाबले में मिडिल पेलियोलिथिक एज में बहुत कम हैंड एक्सेस यूज हो रहे थे, लेकिन यूज तो हो रहे थे। इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। हमारे घरों में आजकल इलेक्ट्रिक मिक्सर और ग्राइंडर है, लेकिन आज भी हम वो छोटे स्टोन ग्राइंडर यूज करते हैं किचन में। क्यों? अगर कुछ मसाला टाइप का कुछ चीजें हमें ग्राइंड करना है तो उसमें बहुत अच्छे से हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि पीने का पानी डालने के लिए हमारे पास स्टेनलेस स्टील बॉटल्स है,
या प्लास्टिक बॉटल्स है जैसे टप्परवेयर और बहुत अच्छे बॉटल्स है, टेट्रा पैक है और बाकी सारी दुनिया का टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज भी हम कॉपर बॉटल्स यूज करते हैं। तो ऐसे ही मिडिल पेलियोलिथिक एज के जो लोग भी थे, प्लेग टूल्स इन्वेंशन के बाद भी जो पहले लोअर पेलियोलिथिक एज में जो हैंड एक्सेस यूज हो रहे थे उनको भी यूज किया था। तो अब देखते हैं कि लिथिक रिडक्शन में स्टोन कोर और फ्लेक को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हमने पहले वाले वीडियो में देखा, ये एक पेबल लिया और छोटे छोटे टुकड़े निकाले पहले, तो बन गया प्रिपेयर्ड स्टोन कोर। प्रिपेयर्ड स्टोन कोर को आगे हमने नैपिंग किया तो हमें मिला इस टाइप का एक टुकड़ा, जो आपको इस इमेज में एक छोटा सा टुकड़ा ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है, वो है फ्लेक। स्टोन कोर हमें लोअर पेलियोलिथिक में यूज आ गया था। लोअर पेलियोलिथिक के लोगों ने स्टोन कोर को बनाया था नैपिंग और प्रेशर फ्लिकिंग से, यानी लिथिक रिडक्शन से। उसके बाद उन लोगों ने स्टोन कोर से बनाया था हैंड एक्सेस, चॉपर्स और क्लीवर्स। ये तीनों जो है लोअर पेलियोलिथिक एज के कैरेक्टरिस्टिक टूल्स है। अगर हम मिडिल पेलियोलिथिक की बात करें, मिडिल पेलियोलिथिक में सबसे ज्यादा तो फ्लेक्स यूज हो रहे थे। फ्लेक्स बनाए गए थे नैपिंग से, यानी हमने दो पेबल लिया और इनको एक दूसरे से मारा तो ऐसे टुकड़े निकल गए। अब ये हो गया हमारा फ्लेक। इस फ्लेक से मिडिल पेलियोलिथिक के लोगों ने बनाया ब्लेड्स, बरिन्स, पॉइंट्स, स्क्रैपर्स और बोरर्स। प्लीज ये ध्यान रखिए, यहां पे फ्लेक टूल्स जो है लोअर पेलियोलिथिक में बिल्कुल यूज नहीं हुए थे। वो सिर्फ मिडिल पेलियोलिथिक में और आगे जितने भी टाइमलाइंस आएंगे, जैसे अपर पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, तब यूज हुए थे। फ्लेक टूल्स लोअर पेलियोलिथिक में यूज नहीं हुए थे। तो यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, मिडिल पेलियोलिथिक स्टोन टूल्स कौन से हैं? तो वो होंगे फ्लेक टूल्स। उसका एग्जांपल्स होंगे ब्लेड्स, बरिन्स, पॉइंट्स, बोरर्स और स्क्रैपर्स। एक एक करके देखते हैं। पहले ब्लेड देखेंगे। ब्लेड का यहाँ पे फ्रंट व्यू दिया गया है और यहाँ पे साइड व्यू दिया गया है। मिडिल पेलियोलिथिक एज में जो ब्लेड्स यूज होते थे, इनका सिर्फ एक साइड का एज जो होता था वो शार्प होता था। आमतौर पे दूसरी तरफ का जो एज होता था ये शार्प नहीं होता था, लेकिन दोनों तरफ एज जो शार्प होते थे वो अपर पेलियोलिथिक में यूज होते थे। आपको ये याद रखना है कि जो मिडिल पेलियोलिथिक स्टोन ब्लेड था उसका एक ही तरफ शार्प एज होता था, इस तरफ। और ब्लेड उस टूल को बोलते थे जिसमें जो लेंथ होता था विड्थ के डायमेंशन से अगर कंपेयर करेंगे 2 गुना या उससे ज्यादा हो। यानी ब्लेड्स वो फ्लेक टूल्स होते हैं जहां पे लेंथ जो होता है कम से कम 2 गुना होता है विड्थ के कंपैरिजन में। अब देखते हैं बरिन्स के बारे में। बरिन्स वो फ्लेक टूल्स होते हैं जिसमें जो एज होता है वो चिसल टाइप का होता है। चिसल क्या होता है? चिसल कुछ इस तरह का दिखता है। जो लोग लकड़ी का काम करते हैं उनके पास आपने देखा होगा। चिसल को आजकल आमतौर पे वुड या स्टोन का स्कल्पटिंग में यूज करते हैं। यानी अगर पत्थर से कुछ मूर्ति बना रहे हैं तो उसमें चिसल को यूज करते हैं। चिसल को क्या करते हैं? पत्थर के साथ रखते हैं और यहां से हथौड़ी या कुछ लेके मारेंगे, तब जाके वो पत्थर जो है वो कुछ स्कल्पचर या मूर्ति टाइप का बनता है। ये तो हो गया चिसल का आज का काम। लेकिन जो बरिन्स थे वो मिडिल पेलियोलिथिक लोगों ने यूज किया था वुड और बोन्स को कार्व करने में। और स्क्रैपर्स वो फ्लेक टूल्स होते थे जिसमें एक एज जो था वो शार्प होता था। और स्क्रैपर्स को यूज करते थे वो लोग वुड वर्किंग और हाइड वर्किंग के लिए। वुड वर्किंग तो हो गया लकड़ी का काम। हाइड वर्किंग क्या होता है? एनिमल का स्किन जो होता है उसको बोलेंगे हम हाइड। इस हाइड को मिडिल पेलियोलिथिक के लोग पहनते थे ठंड से अपने आप को बचाने के लिए। और ठंड क्यों रहता था? क्योंकि पेलियोलिथिक एज जो था वो था आइस एज। तो आइस एज में तो ठंडी होगी, तो मिडिल पेलियोलिथिक लोगों को कॉटन के बारे में पता नहीं था, तो इसीलिए कॉटन के कपड़े तो होते नहीं थे, तो वो लोग पहनते थे एनिमल के हाइड्स, यानी एनिमल का स्किन। तो ब्लेड्स हो गया
बरिन्स हो गया, स्क्रैपर्स हो गया। पॉइंट्स होते हैं शार्प टूल्स, यानी इस टाइप का कुछ टूल होगा, वो पॉइंट बोलते हैं इसको। पॉइंट को क्यों यूज करते हैं? पॉइंट को किसी भी चीज को पंक्चर करने के लिए यूज करते हैं। बोरर्स क्या होते हैं? ऐसे टूल होते हैं जिससे हम होल बना सकते हैं। जनरली लकड़ी में बोरर्स के साथ मिडिल पेलियोलिथिक लोग होल्स बनाते थे। तो मिडिल पेलियोलिथिक एज में प्लेग टूल्स के इन्वेंशन के बावजूद भी जो प्रिपेयर्ड स्टोन कोर टूल्स थे वो भी यूज होते थे। प्रिपेयर्ड स्टोन कोर टूल्स जो है लोअर पेलियोलिथिक के कैरेक्टरिस्टिक टूल्स है, और लोअर पेलियोलिथिक में जो हैंड एक्सेस यूज होते थे उनको भी मिडिल पेलियोलिथिक लोगों ने यूज कंटिन्यू किया है। अब कुछ मिडिल पेलियोलिथिक साइट्स देखेंगे इंडिया में। जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री वाले सिलेबस में इंडिया बोलूंगा, हम लोग अच्छे से समझने के लिए एंशिएंट इंडिया को साउथ एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट से समझेंगे। चलिए मिडिल पेलियोलिथिक साइट्स का एग्जांपल्स देखते हैं। पहला साइट है बेलन वैली, जो कि है यूपी में, और बेलन वैली हमने देखा प्रयागराज के बहुत पास में है। दूसरा है नर्मदा वैली मध्य प्रदेश में। नर्मदा वैलीज है नर्मदा नदी के पास। तुंगभद्रा वैली है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, यहां पे आपको दिख रहा होगा। ये है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी है कृष्णा रिवर का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी अगर नदी ऐसे जा रहा है कोई और ट्रिब्यूटरी यहां से ज्वाइन कर रहा है तो इसको बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर कोई दूसरा नदी यहां से ज्वाइन हो रहा है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर कोई मेन नदी ऐसे जा रहा है तब यहां से अगर कोई नदी आके मिल रहा है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर कोई दूसरा नदी ऐसे ज्वाइन हो रहा है तो इसको बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो आप ये मत समझिए कि जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है हमेशा राइट में रहता है, ऐसे नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि नदी किस तरफ जा रहा है। नदी अगर इस तरफ जा रहा है तो इसका जो राइट साइड में होगा वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा। अगर नदी नीचे जा रहा है तो उसका राइट साइड में तो ये है, तो फिर इस तरफ जितने भी नदियां आके ज्वाइन कर रहे हैं वो सब होंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एनीवे, ये सब आपको जियोग्राफी नॉलेज है। देखिए मैं ऐसे चीजें कुछ कुछ बताऊंगा जो हिस्ट्री में नहीं होंगे लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में होंगे। यूपीएससी को आप आइसोलेटेड तरीके से पढ़ नहीं सकते। आप कुछ भी कोई भी सिलेबस पढ़ रहे हो, आपको उस सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करके पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 1-2 मिनट अगर ज्यादा भी हो जाए, हम वीडियोस में अगर कुछ ऐसे लिंक है दूसरे सब्जेक्ट के साथ वो भी साथ साथ समझते जाएंगे। चलिए, चौथा साइट है भिमबेटका, जो कि है मध्य प्रदेश में। हमने पिछले वीडियो में भिमबेटका को बोला था पेलियोलिथिक ऑलराउंडर साइट। क्यों? क्योंकि भिमबेटका का जो साइट है वो लोअर पेलियोलिथिक में भी आता है, मिडिल में भी आता है, अपर में भी आता है और आगे मेसोलिथिक में भी आता है। फिफ्थ वन है लूनी वैली, जो कि है राजस्थान में। हमने दिद्वाना के बारे में देखा था जो लूनी वैली के थोड़ा नॉर्थ में है। दिद्वाना क्या था? दिद्वाना था लोअर पेलियोलिथिक साइट। दिद्वाना है थार डेजर्ट में। अगला साइट है नेवासा, जो कि है महाराष्ट्र में। अब प्लीज नेवासा नाम को याद रखिए क्योंकि नेवासा में एक चैल्कोलिथिक कल्चर भी है। हमने नेवासा को चैल्कोलिथिक एज वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है क्योंकि नेवासा चैल्कोलिथिक कल्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी है पोटवर प्लेट्यू, जो कि है पाकिस्तान में। हमने पहले सोन वैली देखा था। सोन वैली के थोड़ा नॉर्थ की तरफ है पोटवर प्लेट्यू। चलिए, कुछ एक जियोग्राफी का टॉपिक है जो बहुत जरूरी है अभी समझना, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं एज, पीरियड ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला स्टोन एज, हमने बोला प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये जो एज और पीरियड वर्ड्स है इनका मीनिंग जो है हिस्ट्री में और जियोग्राफी में बिल्कुल अलग अलग है। जब हम हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी में पीरियड या एज बोलेंगे, इसको जनरली आमतौर पे जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इस तरह से समझा जाता है, यानी कुछ स्पैन ऑफ टाइम, यानी कुछ समय। लेकिन अगर हम एज या पीरियड
जब जियोग्राफी या जियोलॉजी में बोलेंगे तो इसका बहुत टेक्निकल मीनिंग है। जैसे आप देख सकते हैं, इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक और एज यहां दिए गए हैं। ये जो टेबल आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। यानी अर्थ जब से बना था तब से आज तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो यहां आपको दिख जाएंगे। तो ये जितने भी डिविजन्स है वो सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स को दिखाते हैं। तो इसीलिए जब जियोग्राफी या जियोलॉजी में पीरियड बोलेंगे या एज बोलेंगे, इनका बहुत स्पेसिफिक मीनिंग है। लेकिन जब हिस्ट्री में हम स्टोन एज बोलेंगे या प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलेंगे, उसमें इतना टेक्निकल मीनिंग नहीं है एज या पीरियड का। बस इतना मीनिंग है, कुछ नंबर ऑफ ईयर्स को हमने एक साथ बोला एज। हमने होलोसीन और प्लेस्टोसीन के बारे में पढ़ा। ये दोनों भी जो है इपॉक्स है। इपॉक को आगे डिवाइड किया गया कई नंबर ऑफ एजेस में। जैसे आप देख सकते हैं, होलोसीन इपॉक जो है इसको मेघालय एज, नॉर्थ क्रिपियन एज और ग्रीनलैंडियन एज में डिवाइड किया गया है। आज का जो साल है वो मेघालयन एज में आता है। ओके, या हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं आज का साल जो है होलोसीन इपॉक में आता है, क्योंकि होलोसीन इपॉक में मेघालय एज भी आ जाता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि क्वाटरनरी पीरियड, या ये भी बोल सकते हैं सेनोजोइक एरा या फेनेरोजोइक इयॉन, क्योंकि जो मेघालयन एज है वो आता है होलोसीन इपॉक में और होलोसीन इपॉक आता है क्वाटरनरी पीरियड में। क्वाटरनरी पीरियड आता है सेनोजोइक एरा में और सेनोजोइक एरा आता है फेनेरोजोइक इयॉन में। तो इयॉन जो है सबसे बड़ा टाइम पीरियड है, बिलियंस ऑफ ईयर्स आ जाते हैं एक इयॉन में। और इयॉन को बहुत सारे एरास में हमने डिवाइड किया। जैसे यहां देख सकते हैं, फेनेरोजोइक इयॉन को हमने डिवाइड किया सेनोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और पेलियोजोइक एरा में। और एरास को हमने डिवाइड किया पीरियड्स में। जैसे सेनोजोइक एरा को डिवाइड किया क्वाटरनरी और टेरिशरी पीरियड में, और पीरियड्स को इपॉक्स में और इपॉक को आगे एजेस में डिवाइड किया। तो ये प्रीलिम्स क्वेश्चन ऐसे बन सकता है आपके लिए, व्हाट इयॉन डू वी लिव इन टुडे, तो आंसर होगा फेनेरोजोइक इयॉन। या व्हाट एरा डू वी लिव इन टुडे, तो होगा सेनोजोइक एरा। या व्हाट पीरियड, तो होगा क्वाटरनरी। व्हाट एपॉक, तो होगा होलोसीन। व्हाट एज, तो होगा मेघालयन एज। तो एक और ट्रिविया बताऊंगा आपको। ये जो सबसे ऊपर की तरफ एजेस या इपॉक्स या पीरियड्स या एरा दिख रहे हैं, ये सब नया है। और जो सबसे नीचे है वो सब सबसे पुराने हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कैम्ब्रियन पीरियड जो है ऑर्डोविशियन पीरियड से पुराना है। या मैं ये बोल सकता हूं ट्रियासिक पीरियड जो है जुरासिक पीरियड से पुराना है। या ये भी बोल सकते हैं नॉर्थ ग्रिपियन एज जो है मेघालयन एज से पुराना है। हमें यह भी पता है प्लेस्टोसीन इपॉक जो है होलोसीन इपॉक से पहले आता है, यानी पुराना है। चलिए मैं एक आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइए। आपको पता है डायनासोर्स के बारे में? डायनासोर्स तो एक्सटिंक्ट हो गए थे, यानी खत्म हो गए थे, अब नहीं रहे। तो मैं ऐसे कुछ 4-5 लाइंस ड्रॉ करूंगा। यहां पे आपको बताना है डायनासोर्स एग्जैक्टली किस पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो पहला ऑप्शन है टेरिशरी पीरियड और क्रेटेशियस पीरियड के बीच में एक्सटिंक्ट हो गए थे। यह है आपके लिए पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है क्रेटेशियस पीरियड और जुरासिक पीरियड के बीच में एक्सटिंक्ट हो गए थे। तीसरा ऑप्शन है जुरासिक पीरियड और ट्रायसिक पीरियड के बीच में एक्सटिंक्ट हो गए थे। और चौथा ऑप्शन है फेनेरोजोइक इयॉन और प्रोटेरोजोइक इयॉन के बीच में एक्सटिंक्ट हो गए थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी पूछता हूं, क्या आज कोई डायनासोर जिंदा है? टेक्निकली आंसर है हाँ, क्योंकि बर्ड्स जो है वो फ्लाइंग डायनासोर्स है, यानी जो उड़ सकते हैं उस टाइप का डायनासोर्स है। एवियन भी बोल सकते हैं, एवियन डायनासोर्स। एवियन यानी जो उड़ता है। तो करीब 66 मिलियन साल पहले जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे तो लैंड पे रहने वाले डायनासोर्स ही एक्सटिंक्ट हो गए थे। कुछ बर्ड्स जो है वो बच गए थे। तो आज का बर्ड्स जो है एक तरह से उन बर्ड्स से ही इवॉल्व हुए हैं आगे। कुछ बर्ड्स, सारे नहीं, कुछ बर्ड्स।
तो ये हो गया जियोलॉजिकल टाइम स्केल। चलिए, इस वीडियो में हमने थोड़ा दूसरे टॉपिक्स भी डिस्कस किया, लेकिन ये सब भी आपको काम आ सकते हैं जनरल नॉलेज में। अगर आपको यही वीडियो इंग्लिश में देखना है तो आईएएस प्रोजेक्ट चैनल पे आप देख सकते हैं। और अगर ये पीपीटी डाउनलोड करना है या प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्लास नोट्स डाउनलोड करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम भी आईएएस प्रोजेक्ट ही है। टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के लिए मैंने लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए